अब देख रहे पीवीएन न्यूज, मैं हूं शब। कानपुर के बरा थाने में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, जहां भाजपा कार्यकर्ता पर एफआईआर दर्ज करने के मामले में सोमवार रात पुलिस से धक्का मुक्की और जमकर गाली गलौज भी हुई है। इतना ही नहीं, थाने में पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी लगाई गई, जहां मौके पर पहुंची एडीसीपी साउथ अंकिता शर्मा ने भाजपा कार्यकर्ता की तहरीर पर दूसरे पक्ष के खिलाफ की क्रॉस एफआईआर दर्ज की है, जहां जांच एसीपी नौबस्ता को सौंप दी गई। बता दें कि तब जाकर भाजपा नेता और कार्यकर्ता शांत हुए। वहीं अखिलेश यादव ने हंगामे का वीडियो शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है कि भाजपा राज्य में भ्रष्टाचार की आंधी है। अरब सागर में उठा तूफान बिपरजॉय गुजरात की ओर बढ़ा है। ये तूफान 15 जून की दोपहर को कच्छ जिले के जखौ पोर्ट से टकराने वाला है। इस दौरान 150 किलोमीटर घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। उससे पहले अच्छी बात यह है कि तूफान कुछ कमजोर हुआ है, हालांकि ये अब भी खतरनाक है। तूफान के चलते गुजरात और मुंबई के तटीय इलाकों में आंधी बारिश का दौर जारी है, जिसमें 5 लोगों की मौत की खबर है। आपको बता दें कि अभी तक 7,500 लोगों को शिफ्ट किया जा चुका है, जहां कच्छ सौराष्ट्र में समुद्र तट से 10 किलोमीटर की सीमा में स्थित गांवों के 23,000 लोगों को आज से शिफ्ट किया जाएगा। उधर अमित शाह ने आज दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्रियों के साथ बैठक भी की है। बता दें कि मौसम विभाग के मंगलवार सुबह 9 बजे के अपडेट के मुताबिक तूफान 8 किलोमीटर घंटे की स्पीड से नॉर्थ वेस्ट में आगे बढ़ा है, जहाँ तूफान मंगलवार सुबह 5:30 पे पोरबंदर से 300 किलोमीटर, द्वारिका से 290 किलोमीटर, जखौ पोर्ट से 340 किलोमीटर, नालिया से 350 किलोमीटर दूर था। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात के 14 जून की सुबह तक उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना है, जिसके बाद ये मुड़कर नॉर्थ ईस्ट दिशा में आगे बढ़ेगा। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में हम दलितों, आदिवासियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का हर स्तर पर शोषण हो रहा है, जहां गरीब, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर हम आने वाली विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा पूरे देश में वह राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ कांग्रेसी शासित राज्य में तथा तेलंगाना स्टेट की सरकार के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की डबल इंजन की सरकार में यहां खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों का हर स्तर पर हो रहा शोषण तथा यहां भी बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व साथ ही गरीबों, मजदूरों, किसानों, कर्मचारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी हो रहा उत्पीड़न आदि के विरुद्ध अर्थात इन चारों राज्यों में इस वर्ष हो रहे विधानसभा आम चुनाव में इन जरूरी मुद्दों को लेकर हमारी पार्टी पूरी तैयारी के साथ यहां चुनाव में उतर रही है। इतना ही नहीं बल्कि इन सभी मामलों में यहां की जनता को जागरूक बनाने एवं चुनावी तैयारी के लिए भी बीएसपी केंद्रीय यूनिट ने पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद को तथा इन चारों राज्यों के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर व राज्यसभा सांसद श्री रामजी गौतम को भी मुख्य तौर पर लगाया हुआ है। मिस वर्ल्ड का ग्लास आज भारत की सरजमी पर पहना जाएगा, जहां मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड प्रेजेंट की मेजबानी के लिए भारत को चुना है। इससे पहले 1996 में जब भारत में मिस वर्ल्ड का आयोजन हुआ तो पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन होने लगा था। इससे आयोजित करने वाली अमिताभ बच्चन की कंपनी ABCL 90 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज में डूब गई थी। वहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कुछ सालों के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटेन महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाता था, जहां इस कार्यक्रम के दौरान ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल
प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी और कलाओं की भी प्रदर्शनी लगाई जाती थी। वहीं ब्रिटेन महोत्सव कार्यक्रम के आयोजन की जिम्मेदारी लंदन की कंपनी मक्का लिमिटेड के पास थी। इस कंपनी के पब्लिसिटी डायरेक्टर एरिक मोरले ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जमा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस महोत्सव में इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट कराने का फैसला लिया। वहीं अमेरिकन पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के मुताबिक 1951 में पहली बार मिस वर्ल्ड प्रेजेंट का आयोजन हुआ था। इस प्रतियोगिता की मेजबानी ब्रिटेन ने की थी, जहां इस प्रतियोगिता में स्वीडन के रहने वाली किकी हक्सन को मिस वर्ल्ड का खिताब मिला था। वहीं भारत को इस प्रतियोगिता की मेजबानी सौंपते वक्त मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन और CEO जूलिया मॉर्ले ने दिल्ली में कहा है कि मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि मिस वर्ल्ड का 71वां एडिशन भारत में होगा। दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देश सऊदी अरब और सर्वाधिक ऊर्जा खपत वाले देश चीन के बीच रिश्तों का आधार अभी तक तेल ही रहा है, लेकिन अब इन दोनों देशों के बीच रिश्तों की तस्वीर बदल रही है। जी हाँ, शनिवार रविवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुए 10वें अरब चीन व्यापार सम्मेलन में दोनों देशों ने अपने रिश्तों को नई दिशा देने की कोशिश की है। इस सम्मेलन में दोनों देशों के बीच $10 अरब का समझौता हुआ है। देखिए क्या है पूरा मामला। बता दें कि पिछले हफ्ते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने फोन पर बात की थी, जहां दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा भी की थी। वहीं चीन की ओर से ईरान और सऊदी अरब के बीच राजनयिक संबंध बहाल कराए जाने के बाद दोनों नेताओं की ये पहली बातचीत थी, जहां पीएम मोदी और सऊदी क्राउन प्रिंस की बातचीत के बाद ही सऊदी अरब ने चीन से अहम कारोबारी समझौते भी किए थे। वहीं इससे पहले सऊदी अरब ने श्रीनगर में G20 की एक बैठक में अपने प्रतिनिधि को नहीं भेजा था, जहां श्रीनगर में G20 की बैठक कराने पर पाकिस्तान ने आपत्ति दर्ज कराई थी। बताते चले कि अरब चीन सम्मेलन के दौरान जब सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान से दोनों देशों के बीच संबंधों की पश्चिमी देशों की आलोचना के संबंध में सवाल पूछा गया, तो उन्होंने इसे खारिज करते हुए कहा है कि मैं इसे नज़रअंदाज करता हूं, क्योंकि एक कारोबारी व्यक्ति के रूप में अब आप वहीं जाएंगे जहां आपको मौका दिखेगा। उन्होंने कहा है कि हमारे सामने ऐसा कोई विकल्प नहीं होना चाहिए कि हमें दो में से किसी एक को चुनना पड़े। वहीं मध्यपूर्व के दो प्रतिद्वंदी देश ईरान और सऊदी अरब ने हाल ही में जब दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ाए तो हर तरफ चीन की चर्चा भी होने लगी, जहां 7 साल बाद दोनों देशों के बीच राजनयिक रिश्ते बहाल करने में चीन ने अहम भूमिका निभाई थी। ये समझौता चीन के शीर्ष राजनयिक वांग यी की मध्यस्थता में हुआ था। तो अब सवाल उठ रहा है कि क्या बढ़ेगी भारत की चिंता। इस बात को लेकर एक तरफा डोकलाम से लेकर बलवान तक भारत चीन की सीमाओं पर पिछले कुछ समय से तनाव बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ चीन भारत के पारंपरिक खाड़ी मित्र देशों के साथ संबंधों को मजबूत कर रहा है। वही सवाल है कि भारत चीन की तरफ इस तरह से खाड़ी देशों में बड़े समझौते क्यों नहीं कर पा रहा है। पर बात करते हुए पता चला है कि भारत की अर्थव्यवस्था की हालत बहुत ख़राब है, जहां तमाम प्रतिबंधों के बाद ईरान हमसे अच्छा कर रहा है।